Everyone. Today the chapter which we are going to discuss is molecular genetics. Is molecular genetics. तो अब ये जो शब्द है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो इससे हम क्या समझते हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि एक सेल के लेवल पे, सेलुलर लेवल पे हमारी जो जेनेटिक्स होती हैं, यानी हमारी जो जीन्स होती हैं, वो सब क्या होती हैं। तो अब इस टॉपिक में ना सबसे पहले जो एक दिस इज़ एन रिवीजन सीरीज़। इससे पहले मैंने एक जो कंप्लीट सीरीज़ ऑफ पाथफाइंडर, मतलब उसमें मैंने बुक रीड करके सुनाई है, ईच एंड एवरी लाइन एक्सप्लेन की है। उसके बाद एक और बुक है बायोकेमिस्ट्री की लेनेंजर, जो मेरी सीरीज़ चल रही है, और एक और चल रही है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, जो कि वॉटसन ने बुक लिखी हुई है। तो वी आर डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। सो नाउ दिस इज़ एन रिवीजन कि मतलब ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये सेलुलर लेवल पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है आपका जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है कि जीनोम क्या होता है। तो अब जो एक जीनोम होता है, हम जीनोम को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि द जीनोम इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ all the DNA of an organism। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी डीएनए है, जितना भी उसके डीएनए की टोटलिटी है, उसको हम जीनोम कहते हैं। अब जब हम एक ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिज्म में जीनोम दो जगह पे प्रेजेंट होता है। जीनोम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला वाला होता है ऑर्गेनेल्स वाला जीनोम। क्या होता है? ऑर्गेनेल्स वाला जीनोम, जो कि ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट है। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? खुद का जीनोम होता है। वो खुद के अपने काफ़ी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो वो खुद सिंथेसाइज कर सकता है, जबकि बहुत सारे ऐसे उसमें प्रोटीन होते हैं जो उसको न्यूक्लियस सिंथेसाइज करके भेजता है। बट कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो वो खुद सिंथेसाइज कर लेता है, जो हम आगे पे पढ़ेंगे। और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। और हमने जो लेनेंजर पढ़ी है उसमें हमने ये भी देखा कि ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं इंडोसिम्बायोंट। इंडोसिम्बायोंट यानी कि पहले ये ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? पहले के टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे क्या होंगे? सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, यानी कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये एक अपनी खुद से अपना क्या करते होंगे? फूड का प्रोडक्शन करते होंगे। खुद एक लिविंग, खुद एक एंटिटी होंगे, खुद एक लिविंग एंटिटी होंगे, जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती और अलग से जीती है। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज न्यूक्लियर जीनोम। Next which we have is nuclear genome। अब ये जो ये ऑर्गेनल्स वाला जीनोम होता है ना, ये प्रेजेंट होता है इनमें। अब ये जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर जीनोम की, तो अब हम एक बात करते हैं हैप्लॉइड जीनोम। एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें जिसका नाम है सी वैल्यू। सी वैल्यू। अब सी वैल्यू होता क्या है? तो सी वैल्यू क्या होता है? हैप्लॉइड जीनोम ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड सी वैल्यू। अब लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, अब इसमें भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स, और एक हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स। एक हम पढ़ेंगे क्या? यूकैरियोट्स, और एक हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, जो एक ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि ये ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, वो डायरेक्टली, जो ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी वैल्यू के। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। और जब हम इन यूकैरियोट्स में लोअर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं? लोअर यूकैरियोट्स की, तो वो भी कैसी है? वो भी इस चीज़ को क्या करती है? फॉलो करती है। लेकिन जब हम हाइयर किन की बात कर रहे हैं? हाइयर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, हाइयर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, हाइयर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो हाइयर यूकैरियोट्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म की, कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो एक ऑर्गेनिज्म की, वो इस सी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन सी वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। और ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इनमें सी वैल्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा सी वैल्यू होगी, सी वैल्यू क्या होती है? जो हैप्लॉइड जीनोम का कंटेंट होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड जीनोम का कंटेंट। हैप्लॉइड जीनोम का कंटेंट, इसको हम सी वैल्यू कहते हैं। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स ये हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी की हाइयर यूकैरियोट्स में। अब हमने ये तो बोल दिया कि प्रोकैरियोट्स में तो सी वैल्यू पे डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्सिटी, और लोअर यूकैरियोट्स में भी किस में डिपेंड करती है? सी वैल्यू पे डिपेंड करती है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है हाइयर ऑर्गेनिज्म की, ये सी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो अब हम ये हाइयर जो यूकैरियोट्स होते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक और टर्म आता है, वो होता है रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। क्या होता है? रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। तो ये रीनेचुरेशन काइनेटिक्स क्या होता है ना, जैसे ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है। अब मैंने क्या किया? मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की। तो इसके जो ये बॉन्ड्स है, जो इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये ब्रेक हो गए, और ये जो डीएनए है वो अलग अलग हो गया इस तरीके से। तो अब इस डीएनए की टेंडेंसी वापस, इस डीएनए की टेंडेंसी जो है वापस से जुड़ने की, उसको हम क्या कहेंगे? रीनेचुरेशन। और ये जिस रेट से रीनेचर हुआ वो होता है रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। क्या होता है? रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। अब ये जो रीनेचुरेशन काइनेटिक्स होता है ना, हम इसको कॉट कर्व से एनालाइज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? कॉट कर्व से इसका एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस कॉट कर्व से। अब कॉट कर्व से इसका एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे ये जो कॉट होता है ना, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है डीएनए के कंसंट्रेशन पे, डीएनए के कंसंट्रेशन पे। उसके बाद सेकेंडली ये डिपेंड करता है टाइम पे। किस पे? टाइम पे। और तीसरा ये डिपेंड करता है बफर फैक्टर में।
अब ये पहले, सबसे पहले तो ये टाइम पे कैसे डिपेंड करता है और डीएनए की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड। अब जैसे जितना ज़्यादा डीएनए का कंसंट्रेशन होगा, तो अब जितना, अगर ये ज़्यादा डीएनए कंटेंट है तो इसके जल्दी ये क्या होंगे, ये पेयर बनाने के चांसेस, जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चांसेस होंगे। अगर हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, बनाएगा अपना, क्या बनाएगा, बॉन्ड्स बनाएगा। और बफर फैक्टर पे भी ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद ये जो क्वार्ट कर्व होता है, हम उसको ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो ये क्या होगा, इसका कॉट होगा, ठीक है, कॉट लॉग इस साइड को दिखाएगा ये। और ये होगा परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सपोज दैट हमारा जो कर्व है ना, वो ऐसे बना है। तो अब ये जो चीज होगी वो क्या होगी, वो होगी हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्या होगी, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, यानी कि ये सीक्वेंस जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। और अभी मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये वाला होगा मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस है। और ये वाला कैसा होगा, ये होगा लो रिपीटेटिव सीक्वेंस। अच्छा, तो ये हो गया। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब जब मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ ना, प्रोकैरियोट्स की जब मैं बात कर रही हूँ, तो प्रोकैरियोट्स में ना रिपीटेटिव सीक्वेंस एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस। और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होता है ये, वो किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में। किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में। अच्छा, तो अब हमारे पास सबसे पहले तो ये हो गया रीएसोसिएशन काइनेटिक्स जो होती है। तो ये हमें पता चल गई कि जो जितना ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, ये जो इसका कॉर्ड कर्व है, मतलब ये जल्दी क्या हो रहा है, रीनेचर हो रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मतलब जो रीएसोसिएशन काइनेटिक्स है, जो रीएसोसिएशन काइनेटिक्स है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि तुम्हारा जो डीएनए है वो रिपीटेटिव है या नहीं है। ठीक है, वो रिपीटेटिव है या नहीं है। ये क्या हो गया, तो अब ये जो रिपीटेटिव काइनेटिक्स है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो आपका डीएनए है, अगर वो रिपीटेटिव है, कैसा है, रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है, तो क्या होगा, रैपिड रीनेचुरेशन होगा। रैपिड रीनेचुरेशन होगा। और ये जो रैपिड रीनेचुरेशन होगा, ये भी फिर फर्दर दो में डिवाइडेड होता है। एक तो हो गया आपका मॉडरेटली रिपीटेटिव, मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए। और दूसरा आपका हो गया हाईली रिपीटेटिव डीएनए। अब ये जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये भी फर्दर दो में डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका मेन डीएनए का बैंड,
और दूसरा होता है सैटेलाइट डीएनए। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये आपका प्रेजेंट होता है हेट्रोक्रोमैटिन में। हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में। हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में that is your centromere region। और ये होता क्या है, ये हमको मिलता है एल्फॉइड डीएनए रिपीट। एल्फॉइड डीएनए रिपीट। Okay, so then we have this DNA which is then further divided into mini satellite and micro satellite। किसमें? मिनी सैटेलाइट में, और एक होता है आपका माइक्रो सैटेलाइट में। जो माइक्रो सैटेलाइट होती है उसमें ये जो है ये वाला वो प्रेजेंट होता है, सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, ये एक्चुअली ये वाला जो होता है ना ये अनकंजर्व्ड होता है, अनकंजर्व्ड रीजन होता है ये। और उसके बाद हमारे पास जो ये होता है ये हमारे पास होती है ये मिनी सैटेलाइट जो है ये बेसिकली हमारे टीलोमेरिक डीएनए में भी प्रेजेंट होती है। और जो हम VNTR कहते हैं, जिससे हम फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, जो VNTRs होते हैं वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, जिससे कि हम क्या करते हैं फर्दर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो हम यहाँ से करते हैं। तो ये क्या है, ये कंजर्व्ड रीजन है। ये क्या कर रहा है, कंजर्व्ड फ्रैंकलिंग कर रहा है, कंजर्व्ड फ्रैंकलिंग रीजन है। और ये किस में काम कर रहा है फिर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो हमारा इस तरीके से ये क्या है, ये हाईली रिपीटेटिव टेंडम जो रिपीट है ये इस तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए का। तो जो मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए होता है ये भी फिर ये क्या होता है, ये ट्रांसपोजोन की जो प्रोसेस होती है वो इसमें होती है। तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन प्रोसेस। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है मोबाइल डीएनए एलिमेंट। मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास हो गया ट्रांसपोजोन, और एक हमारे पास हो गया रिट्रोपोप्रोसोन्स। रिट्रोट्रांसपोजोन्स। अब ये जो रिट्रोट्रांसपोजोन्स होते हैं ये आपके पहले आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, डीएनए जो होता है वो बनता है। तो ये यूकैरियोट्स में क्या है, प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में इस तरीके का ट्रांसपोजिशन होता है जीन का।
वाइल जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, सबसे पहले तो अब ये क्या हैं, ये कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन्स हैं और रिपीटेटिव सीक्वेंस वाले हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो डीएनए ट्रांसपोज होता है डायरेक्टली, वो होता है आपका प्रोकैरियोट्स में, इसमें प्रोकैरियोट्स में। अब ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वो भी कुछ तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वो भी कुछ तरीके के होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि वायरल ट्रांसपोजोन, then we have non-viral transposon, and the next which we have are bacterial. So bacterial are basically IS element. So these are present in bacteria, Drosophila, which is also called fruit fly, और Drosophila में the element which is present is P element, and third is corn, and corn में जो present होता है that is DS और AC element. Then we have non-virals में we have lines and signs.